तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सीयूईटी एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत हमने सीरीज चलाई है यूट्यूब पे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी सीरीज के दौरान ये 12 लेक्चर है, 12 चैप्टर का फिजिक्स का। क्योंकि मेरा नाम विशांत शर्मा है और मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ जो फोरेंसिक बाई प्रियांशी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम उसी सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 तक वी हैव अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। इफ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट। अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होने वाला है। अब हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है? मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कि जो फिजिक्स 300-400 साल पुरानी है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जो फिजिक्स 700-800 साल पुरानी है उसे क्लासिकल फिजिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी के दौरान अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। 3 चैप्टर आर लेफ्ट फॉर द क्लास 12 फिजिक्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, इससे पहले मैं एक मार्गदर्शन प्रोग्राम के बारे में थोड़ी चीजें बता दूं, कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है तुम लोगों के लिए। ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम के अंदर तुम्हें टोटल पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसमें सारी चीजें मिलेगी। आगे के इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम जो होता है जिससे मिलकर के पूरा यूनिवर्स बना है, फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। तो फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो है कैसा, वो दिखता कैसा होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा चलती रहती थी। तो हमारे इंडिया में हुए एक ऋषि कणाद ने कहा था कि दुनिया की सबसे छोटी एंटिटी जो है वो एटम है, जिसे परमाणु नाम दिया गया। वो ज्यादा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, ओरिजिनेटर वही थे इसके कि कोई एक सबसे छोटी चीज भी होती है। फिर डॉल्टन आए, जेरे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन्होंने सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो सबसे मोस्ट सुटेबल थ्योरी जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि भाई कोई भी चीज किससे मिलके बनी है, ये जानने की क्यूरियोसिटी हमेशा से इंसान के पास रही है। जैसे पेन है, ये किससे मिलके बना है, ये मेरी क्यूरियोसिटी है। तो मैं इसे तोड़ता रहूंगा, तोड़ता रहूंगा, तोड़ता रहूंगा, तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक मैं सबसे छोटी एंटिटी पे नहीं पहुंच जाता, जिस जो अनब्रेकेबल हो, जिसे तोड़ा ना जा सकता हो। तो उस टाइम पे जब चीजों को तोड़ा गया, तोड़ करके देखा गया, तो पाया कि सबसे छोटी एंटिटी जो है वो मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल को तोड़ेंगे, मोलिक्यूल से छोटा कुछ है ही नहीं, और वो न्यूट्रल है। क्योंकि अगर मोलिक्यूल में कोई चार्ज होता तो वो करंट मारता, छूते ही करंट लगता, मैं पेन को छूता करंट लगता। वो न्यूट्रल है, जितना चार्ज उस पर पॉजिटिव उतना निगेटिव, ऑब्वियस ऐसा हो सकता हो। लोगों ने माना, चीजें चलती रही, लोगों ने माना कि भाई ठीक बात कह रहे हैं। अब जेरे थॉमसन की एंट्री होती है। सर जेरे थॉमसन जी ने बोला, उन्होंने सोचा कि यार अगर मोलिक्यूल न्यूट्रल है तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो उन्होंने कैथोड ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब ली, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था। और एक पास कराया एक्सरे को, मतलब लाइट को पास कराया, उसके अंदर गैस भर के लाइट को पास कराया कैथोड ट्यूब में। जब गैस भर के लाइट को पास कराया तो लाइट के जो पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल से टकराए, और जब गैस के मॉलिक्यूल से टकराए तो उसमें चिंगारी डेवलप, स्पार्क डेवलप हुआ। लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो उनमें स्पार्क डेवलप हुआ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सोच के यार स्पार्क क्यों आ रहा है, ये स्पार्क कहाँ से आया? जैसे कि बादलों में बिजली कड़कती थी ना, ऐसा स्पार्क दिख रहा था। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो स्पार्क क्यों दिख रहा है? इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर भी कोई चीज होगी जो वाइब्रेट कर रही होगी, वाइब्रेट करने से एनर्जी निकल रही होगी, वो एनर्जी है मेन। तो इसका मतलब सबसे छोटी एंटिटी मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज होगी। तो उन्होंने पता लगाया कि जो चीज वाइब्रेट कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज है, और उस चीज का नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो सारा श्रेय इलेक्ट्रॉन का जेरे थॉमसन को जाता है। जेरे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जो मॉलिक्यूल के अंदर है, और ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहा था, तो नेगेटिवली चार्ज था। अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी जरूर होगा, वरना न्यूट्रल कैसे हो सकता है वो? तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके। तो इसी चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसा एक्सपेरिमेंट आए, कैसे फेल हुए, फिर सबसे मोस्ट सुटेबल थ्योरी कौन सी थी, नील बोहर ने क्या बात बताई, रदरफोर्ड ने क्या बात बताई, जेरे थॉमसन ने क्या बात बताई, क्यों फेल हो गए थे, सारी चीजें। तो देखते हैं टॉपिक क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो टॉपिक आर, जो बेसिक टॉपिक है हमें जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो टॉपिक कुछ इस तरह से है। जेरे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे,
बोहर पोस्टुलेट कवर करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले। छोटा चैप्टर है, चैप्टर बड़ा नहीं है। जेरे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर पोस्टुलेट, यही मेन है, इनका ही कंट्रीब्यूशन था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता था, कैथोड ट्यूब ली थी उन्होंने, इस तरह की कैथोड ट्यूब थी, लाइक दिस, है ना। इस कैथोड ट्यूब के अंदर इन्होंने यहाँ से इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी गैस भरी, तो यहाँ पे चिंगारी दिख रही थी, इस तरह से स्पार्क दिख रहे थे। और वही स्पार्क क्या शो कर रहे थे कि भाई नेगेटिव चार्ज इनके अंदर है। तो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा, तो पॉजिटिव के लिए आगे बात करेंगे। तो यहां से बात आती है एटम। क्या होता है एटम? एटम इज ए एटम एज ए होल atom as a whole is electrically neutral and therefore contains equal amount of positive and negative charge। देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन। नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये एटम है। एटम के स्ट्रक्चर कैसे किसी को नहीं पता था। फिलहाल आज के टाइम में ये वाली मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है एटम की, ठीक। तो एटम की स्ट्रक्चर होगी। अब अगर हम यहाँ से बात करें, थॉमसन मॉडल सबसे पहला एटम की स्ट्रक्चर देने वाला, जिन्होंने अपनी एटम की स्ट्रक्चर दी और बताया कि एटम ऐसा दिखता होगा, तो जे थॉमसन गेव द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई एटम ऐसा होता होगा कि जैसे तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेड वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है, मतलब वो जो सीड्स है वो निगेटिवली चार्ज है। इस तरह से वो रखे होते हैं। अरे एटम ऐसा दिखता होगा। अब ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो लोगों ने माना कि चल भाई सही कह रहा होगा। उन्होंने लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हिज मॉडल, एन एटम इज ए सॉलिड स्फीयर विद एंटायर पॉजिटिव चार्ज and its mass is uniformly distributed and in which negative charges are embedded like seeds in watermelon। नेगेटिव चार्ज इस तरह से एम्बेडेड होते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज को ये रेड वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है बात, है ना। अब ये फेल हो गया था। क्या ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है? ऐसी तो है नहीं। क्या हम एटम के स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं आज के टाइम में? नहीं, हम तो ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो मतलब उन्होंने गलत स्ट्रक्चर दी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए गलत थी ये। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? तो पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा CUT यूजी मार्गदर्शन प्रोग्राम, जिसके बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में ही, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है तुम्हारे लिए कि इसमें अगर हम मार्च से स्टार्ट होगा, अक्टूबर में जाके खत्म होगा, जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाए। इसमें हम आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट PCB नोट्स, सॉल्व PYQ रहेंगे। साथ साथ एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस रहेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी रहेगा ही रहेगा, प्लस स्मार्ट टूल 80+ फॉरेंसिक कॉलेज कोर्स, प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट, ये चीजें मिलने वाली है। ग्रुप सेशन रहेगा, जिसमें खुद प्रियांशी मैम लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन बताएंगी, जिसमें ये बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना प्लान टैकल करना है, किस तरह से आगे की डील करनी है चीज़ों को लेकर के, और किस तरह से आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। प्रियांशी मैम का इतना बड़ा ये इन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है कि आई एम विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज। जब तक आपका ड्रीम कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक आपके साथ है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट 2999 में कोर्स प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम इसे QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या forensic.priyanshi.com वेबसाइट पे जा करके भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है। इफ यू वांट टू know my point of view that it will be very beneficial program for you, if you are a serious aspirant, तो you have to join, you should join this, you should go with this, है ना। और हम इसी फील्ड में काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं। PCB के कंप्लीट नोट्स ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट, गारंटी है मेरी, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जेरे थॉमसन ने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो देखो ये कैथोड रे, इस तरह की ट्यूब थी, एक वाई प्लेट, एक एक्स प्लेट पैरेलली रखी, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव चार्ज, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ पे कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ से जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने, मतलब यहाँ से लाइट चली, हाई वोल्टेज, चलते 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 इस तरह से डिफ्लेक्ट होते चले गए, ऐसे यहाँ से डिफ्लेक्ट होते चले गए। कैथोड एनोड विद स्लिट, इवैक्यूएटेड ट्यूब, एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट, गैस डिस्चार्ज प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से गैस निकलती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ कैथोड, कैथोड इस तरह से ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ को। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकले?
सक्सेस एंड फेलियर, क्या क्या फेलियर होगा? इट एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमिना ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई थर्मो आयनिक एमिशन भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी होता है, आयोनाइजेशन मतलब किसी को गर्म करके भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, किसी पे लाइट डाल के भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, किसी को हाई वोल्टेज दे करके भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ये उन्होंने बता दिया, बढ़िया चीज थी, कोई नई चीज पता चली। लेकिन द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल पास कराया गया तो वो स्कैटर होने लगे, डिफ्लेक्ट होने लगे। वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे थे? जेरे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो किसने एक्सप्लेन किया? रदरफोर्ड ने। आगे पढ़ेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो मैंने बताया लाइट निकल रही थी उसके अंदर से, अलग अलग कलर की लाइट निकल रही थी, तो वो लाइट क्यों निकल रही है भाई? क्या रीजन है लाइट निकलने का? इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा तो एक तरीके की लाइट निकलनी चाहिए, अलग अलग कलर की लाइट क्यों निकल रही है एटम में? जैसे हमारे घर में एलईडी चलती है तो एलईडी में से व्हाइट लाइट निकलती है, ब्लू लाइट भी होती है एलईडी की, येलो लाइट भी होती है, रेड लाइट भी होती है, अलग अलग कलर ये कैसे आ रहे हैं? एक ही कलर की होनी चाहिए ना व्हाइट। तो ये इसका रीजन क्या था? ये रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जे थॉमसन। दस अल्टीमेटली दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। इस वजह से मॉडल ये फेल हो गया था। तो मॉडल मॉडल फेल होने का रीजन क्या था? जो ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे चीजों को। फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड में आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना? तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड के साथ दो साइंटिस्ट थे, गीगर एंड मार्सन, उनके साथ मिलकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर जानने के लिए, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर फेल हो गई थी। अब जब वो स्ट्रक्चर फेल हो गई थी तो कुछ तो चाहिए ना कि हाँ भी रियल में स्ट्रक्चर कैसे होती है एटम की। तो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय यूजिंग एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली है, यहाँ पे एक चेम्बर बनाया है डिस्प्ले, और यहाँ पे रखा अल्फा पार्टिकल का सोर्स, बीच में लेड की दीवारें भी हैं ऐसे, यहाँ पे नीचे लेड की दीवारें हैं। अब अल्फा पार्टिकल सीधा आएगा, देखो यहाँ से, यहाँ सीधा, सीधा आकर के सीधा आकर के सीधा आकर के गोल्ड फॉइल आई बीच में। अब क्या लग रहा होगा कि सर गोल्ड फॉइल है, फॉइल होगी तो टकरा के पीछे चला जाएगा, लेकिन ये जो गोल्ड की फॉइल है इतनी पतली है, इतनी पतली है, इतनी पतली है कि ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की फॉइल है नहीं, उसके आर पार देख सकते हो तुम। गोल्ड क्यों लिया गया? गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि गोल्ड एक हाईली डक्टाइल मटेरियल है। गोल्ड को पीट करके तुम इतनी पतली चादर बना सकते हो जिसके तुम आर पार देख लो, एक एटम की चादर बना सकते हो केवल। तो गोल्ड की फोली। अब जब अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या देखते हैं कि 99.6% अल्फा पार्टिकल, 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं बिना किसी डेविएशन के, सीधे निकल गए। गोल्ड फॉल होने के बाद भी वो टकराए नहीं, सीधे निकल के स्क्रीन पे दिख गए। कमाल है। 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए 90 डिग्री पे, मतलब 90 0 डिग्री से ऊपर डेविएट हो गए। 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे डेविएट हुआ। 1 in 10 लाख अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे डेविएट हो गया। कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल चल रहा था, ये गोल्ड के फॉइल है, आया, अधिकतर तो सद्य निकल गए, एक ऐसे टकरा गया, एक ऐसे टकरा गया, एक सीधा वापस चला गया लौट करके। तो लौट करके क्यों गया? इसका मतलब उस गोल्ड फॉइल के बीच में कोई हैवी चीज रखी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल, रिपल की वजह से पीछे लौट जाएंगे, इसलिए पीछे लौटा था। और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे क्यों निकल गए? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे इसलिए निकल गए क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस स्पेस जो एटम का होता है वो खाली होता है। जे थॉमसन क्या कह रहे थे कि ये तो भरा हुआ है, सॉलिड है, खाली स्पेस है सारा का सारा, जब तो सीधे निकले वो। तो वहां से पता चला कि ये अगर रखिए गोल्ड की फॉइल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो टकराया, रिपल्शन हुआ, वापस लौट करके पीछे चला गया। 180 डिग्री पे डिबेट हुआ था। कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ऐसे डिबेट हो गया, कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था, सीधा डिबेट हो गया। ये क्या है? ये स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की, जो रदरफोर्ड बताना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया? ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री, जो मैंने अभी बताया। 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डिबेट हो जाते हैं। 8,000 में से एक 90 डिग्री पे डिबेट हो जाते हैं, सीधा निकल गया ऊपर को। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड
प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 होता है। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। तो तुम देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलेंगे स्कैटरिंग एंगल से, ठीक है ना? तो ये इसका ऑब्जर्वेशन थी। अब गीगर मार्सन ने एक्सपेरिमेंट किया दोबारा रदरफोर्ड के साथ मिलकर, एट द सजेशन ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड 1911 में हर्ट्ज गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सन ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। इन वन ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, वही सेम यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्स रखा है अल्फा पार्टिकल का, गोल्ड की फोल्ड रखी। अब तुम देखो तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सीधे चले गए देखो, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ बिल्कुल सीधे लौट करके आ गए इसी रास्ते में जिसमें चले गए, है ना? इसी रास्ते में वापस लौट करके आ गए। तो यहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, द बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 2.1 10 टू द पावर -7 मीटर। इतनी कम थिकनेस थी, मतलब 21 माइक्रोमीटर की थिकनेस थी इसकी केवल। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व्ड थ्रू ए रोटेबल डिटेक्टर। देखो डिटेक्टर है, बार बार ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो जहां जहां अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। इससे पता चला कितने कितने एंगल पे कितना था। और डिटेक्टर ने कौन से प्लेट लाया? जिंक सल्फाइड का लेप है, जिससे दिख जाए, चमक जाए कि हाँ भाई कैसा दिख रहा है देखने में अल्फा पार्टिकल कैसा है, ठीक है नहीं? ये हमारा मामला था पूरा का पूरा। अब सेकेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गीकर मार्सन एक्सपेरिमेंट ये था कि देखो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, या अल्फा पार्टिकल है ना, ये गोल्ड फॉइल है। अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द सीधे निकल गए, कुछ 1 डिग्री पे डिबेट हुए, कुछ ज़्यादा पर कुछ वापस लौट करके पीछे ही चले गए। ये था अल्फा पार्टिकल। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रदरफोर्ड के मॉडल से। एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है और एक इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ जो बीच में रखा था वो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये आया, चलते 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 वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, और ये चलते 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 चलते, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वापस ये पीछे लौट जाता है। तो जब ये जस्ट टच करके पीछे लौटा, तो जो जस्ट टच करके गया इसके पैरामीटर को, यही कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze/r। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का ये जो जी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ही। अब यही डिस्टेंस, इंटरेस्टिंग बात है, न्यूक्लियस का साइज बताएगी। देख रहे हो तुम, मतलब कितना ब्रिलियंट माइंड था कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के उस चीज का साइज बता दिया जो दिख भी नहीं रही है हमें, न्यूक्लियस का साइज बता दिया। आर से क्या पता लगा? न्यूक्लियस का साइज पता लगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस जो कि कितना ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का साइज है न्यूक्लियस का। ऐसे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बताता है? जो ट्रेजेक्ट्री बताता है अल्फा पार्टिकल की किस तरह से ट्रेजेक्ट्री हो रही है। इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन टू द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इस तरह से निकल रही है आगे को भी वेलोसिटी से, तो ये आगे चलते चलते इस तरह से चली जाती है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, है ना? तो ये हमारे पास क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर बताना जरा मुझे, थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो बी कितना हो जाए? देखो बी नीचे, भाई मतलब गलत बोल गया मैं, बी अगर जीरो हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो थीटा जीरो से 180 के बीच में रहेगा, 90 के बीच में। ध्यान रखना बात है, ऐसे इधर को ऐसे, ठीक। ये इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका फॉर्मूला बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 होता है। मेन बात ये है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन। इस पूरे एटम का जो सबसे मोस्ट ऑफ द मास है वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है। इस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड साइज ऑफ इतना, इसे ही न्यूक्लियस का नाम दिया गया, और इसका साइज कितना बताया? 10⁻⁻15 मीटर का।
मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है? एम्प्टी है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस की, है ना। इससे पता चलता है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक थे। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे। अब एक बार बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव। तो घूमते 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 एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन्स के नीचे गिर जाएगा, अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से। ये लिखा हुआ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएगा तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, एटम खत्म हो जाएगा। जब एटम खत्म हो जाएगा तो दुनिया नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्स होना ही नहीं चाहिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड से पूछेगा बताओ अभी क्यों नहीं गिर रहा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। रदरफोर्ड ने कहा सर मुझे नहीं पता क्यों नहीं गिर रहा, मुझे इतना पता है कि रिवॉल्व करता है बस। क्यों नहीं गिर रहा, अट्रैक्शन का फोर्स क्यों नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, ये एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी एटम। दूसरी चीज के लाइट अलग अलग कलर की वेवलेंथ जो निकल रही है वो क्यों निकल रही है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो। दोनों चीजें जो जे थॉमसन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन सबके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फील्ड में आते नील बोहर, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन्होंने अपने पोस्टुलेट देकर के पूरी दुनिया को हिला दिया था। जहां सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ऐसा है, क्या है, देखो ऐसे हुआ, ऐसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ। इन्होंने केवल अपने पोस्टुलेट, थ्योरेटिकल पोस्टुलेट के बेस पे बताया कि एटम की रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, ये स्टेबल क्यों है, अलग अलग कलर की लाइट क्यों निकल रही है, सब कुछ ही वाज द ब्रिलियंट माइंड। आइंस्टाइन से इनका 36 का आंकड़ा रहा है। ये क्वांटम फिजिक्स में विश्वास करते थे। आइंस्टाइन कहते थे क्वांटम फिजिक्स नाम की कुछ ही नहीं होती, क्वांटम फिजिक्स ऐसी है ही नहीं। तो बड़ा मामला खराब रहा, लेकिन बात को आइंस्टाइन को भी मानना पड़ा कि सही करे थे बोहर। तो बोहर कंबाइन क्लासिकल एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट एंड गेव हिज थ्योरी इन फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट। बोहर ने 3 पोस्टुलेट के। इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसलिए नहीं गिरता न्यूक्लियस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। मान लो है इस ऑर्बिट की एनर्जी है एग्जाम्पल के लिए 1 जूल, तो इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करता रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी 1 जूल एनर्जी है और एनर्जी कंजर्व होती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन 1 जूल से कम या 1 जूल से ज़्यादा नहीं मिल जाती तब तक इस ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा, चाहे पास में कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, लिखा, विदाउट एमिशन रेडिएंट एनर्जी। अब जब 1 जूल की एनर्जी है, 1 जूल ही इलेक्ट्रॉन इसका साइज है, तो ये एनर्जी को रिवॉल्व ही नहीं कर, एनर्जी को रिलीज ही नहीं करेगा। Hence these orbit are also called stationary orbit। इन्हीं ऑर्बिट का नाम क्या दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट इनका नाम दिया गया। दूसरा, बोहर कंबाइन क्लासिकली तो हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच हैज एंगुलर। इलेक्ट्रॉन उसी के अबाउट रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के बराबर होगा। जहां H का चीज है प्लांक कांस्टेंट, H का चीज है प्लांक कांस्टेंट, उसके बराबर होगा। और N की वैल्यू 1 2 3 4 जहां क्वांटम नंबर होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, उसे अराउंड रिवॉल्व करेगा। जिसका एंगुलर मोमेंटम इसके मल्टीपल के बराबर नहीं होगा रिवॉल्व नहीं करेगा। थर्ड ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन माइट टेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन। अब देखो जैसे 2 लेवल है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जा रहा है, इसकी एनर्जी 1, इसकी एनर्जी 2। तो जब लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो एब्सॉर्ब किसके, रेडियस फोटोन की फॉर्म में एब्सॉर्ब करेगा। तो फोटोन क्या हो जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। ठीक है, ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा फोटोन की फॉर्म में। और कितनी देर रुकेगा वहां, 10⁻⁻⁷ सेकंड के लिए रुकेगा बस, वहां रुक ही नहीं पाता। वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, जब वापस नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। इस वजह से वो लाइनें निकलती है अलग अलग कलर की, जो नहीं बता पा रहे थे। इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया कि जब एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर रुक नहीं पाएगा, वहाँ स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, तो वापस अपने घर में आएगा। जब वापस अपने घर में आएगा तो जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी वापस देगा। जब उतनी एनर्जी वापस देगा तो एनर्जी कहाँ जाएगी, लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। जैसे हमारे घर में एलईडी चल रही है, ऐसे तो चल रही है, ऐसे तो लाइट निकल रही है। अलग अलग कलर की एलईडी चलती है, टेलीविजन चलते हैं, लैपटॉप चल रहा है एलईडी वाला, ऐसे तो चल रहा है सब कुछ। ये क्वांटम फिजिक्स है, जो चीज़ दिख भी नहीं रही वो हो रही है इतनी फास्ट हो रही है, सारे लॉस फेल हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाना चाहिए ना कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, हो गया फेल।
बोर ने बता दिया कि भाई लगेगा ही नहीं क्योंकि फिक्स ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं। लो कितनी बढ़िया बात है, ये बात होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है जिससे इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर जाए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम को आयोनाइज कर दे पोटेंशियल देकर के। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट, है ना, नीचे से कहीं भी चला जाए तो वो उसकी वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता है किस ऑर्बिट में गई। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें हाइड्रोजन एटम की तो कितनी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 अपॉन 1 क्योंकि जेड भी 1 है और एन भी 1 है ग्राउंड स्टेट 13.6 वोल्ट। इतनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट वो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को जो कूद करके ऊपर चला जाए, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड्स टू एक्सेलरेट सो दैट इट एक्वायर्स एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बस यही एनर्जी पोटेंशियल है। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम है कि कौन सा कहाँ से, देखो हाइयर से लोअर में आ रहा है, ये जीरो से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ। ये है अल्ट्रावायलेट रीजन, लाइमन सीरीज आती है इसके अंदर। ये ऊपर से सेकंड में आ रहा तो विजिबल है, ऊपर से थर्ड में आ रहा है तो इंफ्रारेड, ऊपर से फोर में आ रहा है तो इंफ्रारेड, ऊपर से फाइव में आ रहा है इंफ्रारेड, तीनों इंफ्रारेड होंगे। ये एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल से हमें पता चलता है किस किस कलर की लाइट निकल रही है। मान लो हाइयर से पहले में आए तो किसी और कलर की लाइट निकलेगी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। भाई हाइयर से सेकंड में आएगा तो विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देगी अलग अलग कलर की लाइट। हाइयर से थर्ड में आएगा तो इंफ्रारेड जो दिखाई नहीं देगी रिमोट से निकलती है। ये अलग अलग कलर की लाइट निकलती है एनर्जी लेवल डायग्राम से। अब फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही है एच न्यू होती है E2 माइनस E1 अपॉन एच। ये आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड सी स्पीड ऑफ लाइट, n1 स्क्वायर में, तो ये है देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला में नहीं है लैम्डा का। वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है एनर्जी लेवल डायग्राम से 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, यहाँ पे आर भी आएगा भाई, यहाँ आर आएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 097 10⁻7 पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। जहाँ वेव नंबर इज नियर नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव के नंबर है उसे वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ थ्योरी थी, है ना, जिसमें उन्होंने क्या बताया, इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ईटीसी, इनके लिए वैलिड था, हर किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। ऑर्बिट्स वर टेकन सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू समरफील्ड थ्योरी दे आर इलिप्टिकल। भाई देख सर्कुलर ऑर्बिट लिए गए किसके अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग, लेकिन थे कैसे, इलिप्टिकल शेप में थे। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन, कि कितनी इंटेंसिटी से लाइन निकल रही है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है वो तो एक्सप्लेन कर दिया था। न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी बट इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। इन्होंने न्यूक्लियस को स्टेशनरी लिया था कि भाई ऐसे रखा, जबकि न्यूक्लियस भी खुद ही अपना एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होता रहता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मिनट स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की स्ट्रक्चर कैसी है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। और साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को भी कंसीडर नहीं किया था। पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था, वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन के। अब यहीं से स्पेक्ट्रल लाइन निकल करके आती है। तो 5 तरह की स्पेक्ट्रल लाइन होती है। द स्पेक्ट्रल लाइन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्पेक्ट्रल सीरीज। मेनली देयर आर 5 सीरीज, ईच सीरीज नेम्ड आफ्टर इट्स discover as Lyman series, Balmer, Paschen, bracket, Fund. According to Bohr theory, wavelength of radiation emitted from hydrogen atom is 1 upon lambda equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये वही एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया मैंने अभी। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, n1 इनिशियल वो जहां पे इलेक्ट्रॉन आया, n2 जहां से इलेक्ट्रॉन आया, है ना। तो देखो ये लाइमन सीरीज अगर हाइयर से 1 में आएगा, हाइयर से 2 में आएगा बामर, 3 में आएगा पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, ये लाइमन सीरीज होती है, लाइमन लाइन होती है, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन होती है। तो सारी देखो ये रहा, है ना, देखो यार ये पहले से कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है बिल्कुल सीधा, ये लाइमन सीरीज है। और यहाँ से नहीं, ऊपर से आ रहा था ऐसे पहले में, लाइमन सीरीज है, ऊपर से आएगा दूसरे में बामर, ऊपर से तीसरे में
ब्रैक पामर ब्रैकेट पार्शियल ये फुल, इस तरह से अलग अलग सीरीज हो जाती है, लिखा भी नाम देखो है ना, तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो यहीं से लाइमन सीरीज क्या होगी, जब हाइयर से किस में आए, पहले में आ जाए। तो 1/r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लाइमन सीरीज है, अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरती है, ठीक है। बामर सीरीज में क्या होता है, लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू 3 4 5 टू इन्फिनिटी टू n1 इक्वल टू 2 constitute Balmer series. The wave number of different lines are given by 1 upon lambda equal to r 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर, ये हो जाती है भाई। ऊपर से 2 में गिरेगा तो 2 का स्क्वायर, ये विजिबल रीजन में लाई करती है बामर सीरीज। याद रखना ये तो रीजन है मेन, तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कौन से रीजन में है। अब लाई मत थी अल्ट्रावायलेट में, ये थे किसमें, विजिबल में। अब जितनी भी आएगी सब इंफ्रारेड में रहेगी। पार्शियल ब्रैकेट फुंड सब किसमें आएगी, इंफ्रारेड रीजन में। जैसे कि देखो ये था हमारा न्यूक्लियस, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से आया 3 से n से 3 में, ऊपर से 3 में आएगा तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंफ्रारेड रीजन में माना जाएगा। जहाँ आर तो रेट कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ हो जाएगी 1/λ, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट सीरीज में द सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन n2 5 6 7 n1 इक्वल टू 4 तो 1/μ इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ब्रैकेट सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में वर्क करती है, और उसमें जब हाइयर से 4 में आएगा, और ऐसे फुंड में हाइयर से जब 5 में आएगा तो फुंड, ये सब के सब किस में लाई कर रही है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। अब यहीं से आती है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोहर ने क्वांटाइजेशन बताया क्या, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड बोहर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, डी ब्रोगली suggested that every moving particle exhibit a wave nature, so also इलेक्ट्रॉन बिहेव मोर लाइक वेव ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देन लाइक पार्टिकल। ले भैया, इलेक्ट्रॉन बिहेव कैसे करता है, वेव की तरह, जब एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है पार्टिकल के रादर देन पार्टिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन को मान के रखा लोगों ने, पार्टिकल बिहेव कैसे कर रहा है, वेव की तरह। पर मतलब अजीब ही नेचर है इलेक्ट्रॉन का। तो द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। इस इक्वेशन से बड़े इजीली निकाला जा सकता है। अब ये जो एटम था ये बड़ा खतरनाक था, ठीक। तो ये हमारे पास इस चैप्टर की कुछ थ्योरी थी। एक बार थ्योरी को रिवाइज करेंगे सब बच्चे, देखो थ्योरी को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सारी थ्योरीज हमने कवर अप की। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन हमने करे, जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, रदरफोर्ड ने। हाँ किया था, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर किया था जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, उसके बाद उन्हें मॉडिफाई किया गया रदरफोर्ड ने, फिर नील बोहर ने, इन लोगों ने मॉडिफाई करके बताया। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, देखो जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर अपॉन z, ये होती है। वेलोसिटी जो होती है nth ऑर्बिट की z अपॉन n। एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट की -13.6 अपॉन n स्क्वायर। एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद आ जाइए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/n स्क्वायर। उसके बाद लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा जब थीटा कितना हो जाएगा 180 बाई बी इक्वल टू 0, जब थीटा कितना हो जाएगा 180 भी बताया मैंने। और लास्ट है साइज ऑफ एटम क्या होता है 10⁻⁻10, एटम का साइज 10⁻⁻10 होता है। तो ये हमारे पास मार्गदर्शन सीरीज है, हमारी खत्म हो चुकी वीडियो है। मार्गदर्शन सीरीज में मैंने तुम्हें बताया कि कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन मिलने वाली है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, स्मार्ट टूल मिलेंगे, ग्रुप सेशन मिलेगा साथ में। इसमें हम मॉक टेस्ट, लीडर बोर्ड, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्लान भी सब कुछ मिलने वाला है केवल ट्यूटर में। इस कोर्स को ज्वाइन करके अभी से एनरोल करें और आपकी सीट पक्की है CUT UG कॉलेज में। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।